आइए दोस्तों स्टार्ट किया जाए एक नया चैप्टर। नया चैप्टर कह रहा हूं, नया कॉन्सेप्ट। अभी अभी हमने परमुटेशन अच्छे से पढ़ा है, अब हम स्टार्ट करें अपना कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा टॉपिक है, बट कॉम्बिनेशन की एक खासियत है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट परमुटेशन से ज्यादा है। मतलब ये चैप्टर परमुटेशन से ज्यादा अहमियत रखता है सर, वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि इस चैप्टर का 100% रोल कहां पर आता है? प्रोबेबिलिटी चैप्टर के अंदर। जब आगे जाकर आप प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ोगे तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर पे कॉम्बिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये चैप्टर आएगा ही आएगा। ये चैप्टर अगर आपने ये चैप्टर ढंग से नहीं पढ़ा तो इसका आगे प्रोबेबिलिटी का यूज होगा, तो प्रोबेबिलिटी में भी आप नहीं पढ़ पाओगे। फिर मत कहना कि प्रोबेबिलिटी समझ नहीं आई, फिर मत कहना कि प्रोबेबिलिटी समझ नहीं आई। ठीक है जी, तो कृपया करके शुरुआत ही में बता रहा हूं कि ये चैप्टर सिर्फ प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन तक सीमित नहीं है, ये चैप्टर प्रोबेबिलिटी के अंदर भी आएगा। कॉम्बिनेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ज्यादातर ये यूज किया जाता है हर जगह। आइए जरा इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा इसके बारे में लिख लेते हैं। इन कॉम्बिनेशन, जैसे कि मैंने आपको याद है जब सबसे पहले चैप्टर पढ़ाया था परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो मैंने शुरुआत में ही आपको एक इंट्रोडक्शन दिया था इसके बीच में कि कॉम्बिनेशन और परमुटेशन में बेसिकली डिफरेंस होता क्या है। जब हम बात दोस्तों परमुटेशन की करते हैं तो वहां पर बात होती है अरेंजमेंट की, वहां सिर्फ अरेंजमेंट की बात होती है। और जहां हम बात करते हैं सिलेक्शन की, कि हाँ इसको सेलेक्ट करना है, इसको, जहां पर अरेंजमेंट ऑर्डर मैटर नहीं करता। मैं इसका एग्जांपल दूंगा आपको, आप भूल गए होंगे, मैं दोबारा बता दूंगा। पहले कहेंगे इन कॉम्बिनेशन सिलेक्शन, सेलेक्ट करना या चूज करना, चूजन, टू बी कंसिडर। कॉम्बिनेशन के अंदर सिलेक्शन या फिर चूज करना कंसिडर किया जाता है दोस्तों, टू बी कंसिडर। बट ऑर्डर डजंट मैटर, बट ऑर्डर डजंट मैटर, ऑर्डर मैटर नहीं करता। दस डिनोटेड बाय एनसीआर, डिनोटेड बाय एनसीआर, डिनोटेड बाय एनसीआर। तो एनसीआर से हम कॉम्बिनेशन को डिनोट करते हैं। एनसीआर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल, इसमें आर पहले आता है, और एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये होता है कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या है? बस फॉर्मूले में डिफरेंस यहां पर है, परमुटेशन में एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल होता है, बस यहां पर एक्स्ट्रा आर फैक्टोरियल नीचे और जुड़ जाता है, तो इससे हमारा बन जाता है कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। एन जो है हमारा किसको बिलोंग कर रहा है? एन इज अ गिवन टोटल नंबर ऑफ थिंग, लिख दो वेयर एन इज इक्वल टू गिवन टोटल नंबर ऑफ थिंग। जो परमुटेशन में एन होता है ना, वो इधर भी होता है, गिवन टोटल नंबर ऑफ थिंग। और सी इज अ कॉम्बिनेशन, सी जो डिनोट कर रहा है, ये वाला सी जो डिनोट कर रहा है वो कॉम्बिनेशन को डिनोट कर रहा है। मैं अभी आपको एग्जांपल लेके समझाऊंगा, अभी तो बस नोट्स उतार रहा हूं। और जो आर डिनोट करता है वो नंबर ऑफ थिंग टेकन एट अ टाइम, नंबर ऑफ थिंग टेकन एट अ टाइम, नंबर ऑफ थिंग टेकन एट अ टाइम। ये है दोस्तों। ठीक है, आइए मैं आज आपको फिर से, क्योंकि हम कॉम्बिनेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं आज आपको फिर से समझाता हूं कि कॉम्बिनेशन और परमुटेशन में डिफरेंस क्या होता है और कैसे पता लगाते हैं कि ये क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का है और ये क्वेश्चन परमुटेशन का है। देखिए, जब आप परमुटेशन की बात करते हैं वहां पर हम अरेंजमेंट्स करते हैं, और अरेंजमेंट करते टाइम हमारा ऑर्डर जो होता है वो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जबकि कॉम्बिनेशन के अंदर हम अरेंजमेंट नहीं करते, हम करते हैं सिलेक्शन, सेलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं, और वहां पर ऑर्डर जो होता है वो मैटर नहीं करता।
अब यही चीज मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करता हूं, यही चीज मैं आपको एग्जाम्पल से ब्रीफ करता हूं। मान लो 4 पर्सन है, उन 4 पर्सन का नाम लिख लेता हूं मैं। एक है मान लो विवेक, लो, एक है विवेक, एक है प्रदीप, एक है कमल, एक है नवीन। मैंने अपने दोस्तों का नाम लिख दिया यहां पर। मैंने कहा चलो कहीं तो लिया उनको। मान लो 4 प्लेयर है और ये कौन सी टीम के प्लेयर है वो भी लिख देता हूं। ये बैडमिंटन के प्लेयर है, ठीक है जी। 4 प्लेयर है बैडमिंटन के। अच्छा, इसके बाद मुझे एक बात बताओ, मुझे ना टीम बनानी है, एक दोस्त मुझे ना एक टीम बनानी है। वो टीम जो होगी 2 जने की, 2 प्लेयर की टीम बनानी है। तो एक बात मुझे बताओ, मैं 2 प्लेयर की कितनी टीम बना सकता हूं? मुझे एक टीम बनानी है और उस टीम में 2 प्लेयर होनी चाहिए। तो कितने तरीकों से मैं अलग अलग टीम बना सकता हूं, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। मेरा क्वेश्चन समझ में आया आपको? मुझे एक टीम बनानी है, वो टीम में होनी चाहिए 2 प्लेयर और वो 2 प्लेयर में चुन सकता हूं सिर्फ इन्हीं 4 प्लेयर से। अब मैं कितने तरीकों से अलग अलग टीम बना सकता हूं? पहली बात, आइए मैं आपको टीम बनाकर दिखाता हूं। तो मैं बना सकता हूं विवेक और प्रदीप को लेकर एक टीम, ठीक है जी। मैं विवेक के साथ कमल को लेकर एक टीम बना सकता हूं, विवेक के साथ मैं नवीन को लेकर एक टीम बना सकता हूं। तो एक तरीका तो ये हो गया। क्या मेरे दोनों सही, मेरे तीनों टीम जो है वो तीनों टीम में डिफरेंट प्लेयर है या सिमिलर प्लेयर है? सर डिफरेंट प्लेयर है। एक में विवेक के साथ प्रदीप है, एक में विवेक के साथ कमल है, विवेक के साथ नवीन है। अच्छा, अब प्रदीप की बारी। प्रदीप के साथ मैं कमल के साथ टीम बना सकता हूं, प्रदीप और कमल की, प्रदीप और नवीन की टीम बना सकता हूं। क्या मैं प्रदीप और विवेक की भी टीम बना सकता हूं? सर बना तो रखिए, विवेक और प्रदीप की टीम ऑलरेडी है। नहीं नहीं सर, यहां पर क्या हुआ था कि विवेक को पहले आपने सेलेक्ट करा, फिर प्रदीप को बाद में सेलेक्ट करा, और इस वाले में प्रदीप को पहले सेलेक्ट कर रहे हो फिर विवेक को बाद में सेलेक्ट कर रहे हो। तो मुझे बताओ, क्या मैं सिलेक्शन किसी टीम पर्सन का पहले करूं और किसी का दूसरा, उससे मेरी टीम चेंज हो जाएगी या टीम सेम ही रहने वाली है? सर टीम तो सेम ही रहने वाली है, यहाँ डिफरेंस थोड़ी ना है। आप विवेक को कर लो या प्रदीप को कर लो, या प्रदीप या विवेक को कर लो। अरे बात तो ये है, टीम के अंदर तो 2 ही पर्सन होंगे, विवेक और प्रदीप, है ना? टीम डिफरेंट तो नहीं हो जाएगी। तो अगर आप विवेक और प्रदीप और विवेक करते हो, तो ये जो अरेंजमेंट है, ये जो आपने ऑर्डर में चेंज लाया, ये सर डिफरेंट अरेंजमेंट नहीं देता, डिफरेंट कॉम्बिनेशन नहीं है ये। क्या नहीं है ये कॉम्बिनेशन नहीं है सर, ये कॉम्बिनेशन है पर ये नहीं है कॉम्बिनेशन। इसलिए दोस्तों हम इसको कॉम्बिनेशन नहीं मानते, क्योंकि अगर आप ऑर्डर मैटर कर रहा है, ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है इधर कि आप पहले कौन सा सेलेक्ट कर रहे हो, इसको आपस में घुमा देंगे। बट अगर मैं कहूं VIP, ये 3 लेटर से एक वर्ड बना है VIP, ठीक है जी। अब मैं इस लेटर को कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं? मेरे को 2 लेटर बनाने हैं, 2 लेटर का मुझे एक वर्ड चाहिए, 2 लेटर का मुझे एक वर्ड बनाना है। तो मैं कितने तरीकों से वर्ड बना सकता हूं? मैं कह सकता हूं VI VP, फिर मैं ये भी कह सकता हूं PV। सर PV एक अलग वर्ड हो गया और VP एक अलग वर्ड हो गया। आप देख रहे हो, ये दोनों एक डिफरेंट अरेंजमेंट निकल कर आ रहा है, दोनों में अलग अलग महत्व है। भाई आप VP कर दो या PV कर दो, ये दोनों वर्ड अलग अलग नंबर दे रहे हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं एक दूसरी चीज, जैसे कि आपके पास 2 4 3 करके 3 नंबर है, मुझे 2 डिजिट का नंबर बनाना है, मुझे 2 डिजिट का नंबर बनाना है। तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा 2 4 24, 2 डिजिट का नंबर बन गया, और 4 2 42। क्या ये दोनों नंबर अलग अलग है? यस, ये 2 नंबर। अब देख रहे हो, नंबर तो दोनों अलग अलग है, पर अगर एक्चुअल में वो लेटर देखोगे, नंबर देखोगे, 2 इधर भी है, 4 इधर भी है, 4 इधर भी है, 2 इधर भी है बेसिकली नंबर सेम ही, पर दोनों अलग वैल्यू रखते हैं अपने आप में। एक है 24, एक है 42, दोनों की अलग अलग वैल्यूज है। जबकि इधर ऐसा नहीं है,
टीम के अंदर आप विवेक को पहले ले लो या प्रदीप को बाद में, या प्रदीप को पहले ले लो विवेक को बाद में ले लो, उससे टीम कोई चेंज नहीं होने वाली। बट नंबर्स के केस के अंदर, वर्ड बनाने के केस के अंदर, आप अगर V को आगे और P को पीछे रखोगे और P को आगे V को पीछे रखेंगे तो ये डिफरेंट वैल्यूज रखता है। अगर आप 2 को आगे 4 को पीछे, 4 को आगे 2 को पीछे रखते हैं, ये अलग वैल्यू रखता है। दोस्तों जहां पर ये ऑर्डर्स मैटर करता है ना, जहां पर आगे पीछे करने से एक नया अरेंजमेंट निकल जाए, ऑर्डर मैटर करता है। उधर क्या करता है? ऑर्डर मैटर। ये ऑर्डर ही तो है कि पहले आप कौन सा ले रहे हो और दूसरे में कौन सा ले रहे हो। तो इधर क्या हो रहा है? ऑर्डर मैटर कर रहा है ना, पर इधर ऑर्डर मैटर कर नहीं रहा, इधर तो हम टीम बना रहे हैं, तो यहां पर ऑर्डर मैटर नहीं करता। और जहां दोस्तों ऑर्डर मैटर नहीं करता वहां कॉम्बिनेशन लगता है, और जहां ऑर्डर मैटर करता है वहां परमोटेशन लगता है। फर्क समझ में आया कि परमोटेशन और कॉम्बिनेशन के अंदर क्या फर्क है? सर दोस्तों की कोई वैल्यू नहीं लगता। अरे बेवकूफ, दोस्तों की वैल्यू की बात नहीं कर रहा मैं सिलेक्शन की बात कर रहा हूं। पहले मैं विवेक को सिलेक्ट करूं और फिर प्रदीप को, या पहले प्रदीप को विवेक को सिलेक्ट करूं? अरे टीम तो विवेक और प्रदीप की बननी है, चाहे किसी को भी सिलेक्ट कर लो, उससे कोई अलग टीम थोड़ा बन जाएगी। बताओ जी। अरे मान ले एक घड़ा है, घड़ा, मान ले ये घड़ा है, बचपन में हम ऐसे ही घड़ा बनाया करते थे, ठीक है ना। मान ले ये घड़ा है, पता नहीं कौन सा घड़ा, टेढ़ा मेढ़ा है पर बनाया। इस घड़े में 3 बॉल है, एक रेड बॉल है, एक ब्लैक बॉल है और एक ब्लू बॉल है, ठीक है जी। अब आपको इस घड़े से 2 बॉल निकालनी है, इस घड़े से आपको 2 बॉल निकालनी है। तो मैंने घड़े के अंदर हाथ डाला और मेरी निकल गई ब्लैक बॉल, ठीक है सर। फिर मैंने घड़े के अंदर हाथ डाला, फिर निकल गई मेरी रेड बॉल। तो मेरे हाथ में कौन सी 2 बॉल आई? सर रेड और ब्लैक, ये ब्लैक और रेड, ठीक है जी। ठीक है भाई, एक बार हाथ डालने, 2 बार हाथ डालने में मेरे पे एक ब्लैक और एक रेड आ गई। अगली बार जब मैंने हाथ डाला तो मेरे पर रेड बॉल आ गई, और उसके बाद जो हाथ डाला तो ब्लैक बॉल आ गई। अब मुझे बताओ, अब मेरे पास क्या अलग बॉल आ गई क्या पहले से? तो बताइए। अरे मेरे पे क्या पहले से अलग बॉल आ गई क्या? नहीं सर, पहले ब्लैक आई थी, रेड बाद में आई थी, अब रेड पहले ब्लैक बाद में आ गई। तो सर रेड आगे पीछे होने से क्या मेरे हाथ में पहले वाले से डिफरेंट बॉल आ गई क्या? नहीं सर, उससे क्या फर्क पड़ता है कि पहले कौन सी बॉल आ रही है और बाद में कौन सी? भाई बॉल तो रेड और ब्लैक ही आ रही है। जब ऐसी सिचुएशन अराइज होती है ना दोस्तों, तब लगता है कॉम्बिनेशन। अब फील आ रहा है आपको कि कॉम्बिनेशन, अच्छा हम तो बचपन में वहां देखते थे जहां पर सी होता था तो वहां कॉम्बिनेशन, और जहां पर पी होता है तो वहां परमोटेशन। हम नहीं करते थे सर ऐसा, हमें तो पहली टीचर बता देता था बेटा ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है तो यहाँ कॉम्बिनेशन ही लगेगा, और हमें पहले टीचर बताते परमोटेशन क्वेश्चन, परमोटेशन लगेगा, तो हमें तो सोचने की जरूरत नहीं होती क्योंकि जो क्वेश्चन है ही परमोटेशन का। अरे जब मैं परमोटेशन की एक्सरसाइज कर रहा हूं तो वहां तो सारे क्वेश्चन परमोटेशन के होंगे, तो सोचने की क्या जरूरत है। और जब मैं कॉम्बिनेशन की एक्सरसाइज करूंगा तो वहां सारे क्वेश्चन कॉम्बिनेशन के होंगे, तो क्या सोचना। बट पेपर के अंदर क्वेश्चन तो जो आएगा वहां पर ये थोड़ा बता के देगा ये तो परमोटेशन का है। क्वेश्चन में यहां लिखा बेटा ये परमोटेशन की एक्सरसाइज से दिया है, ठीक है, तो परमोटेशन का है ये, और ये कॉम्बिनेशन वाली एक्सरसाइज से दिया है। अरे यहां पर हमें समझना पड़ेगा कि यार कौन से क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन लगे और कौन से क्वेश्चन में परमोटेशन। समझ में आ रहा है? जहां पर ऑर्डर चेंज होने से, पहले मैं रेड बॉल ले लूं बाद में ब्लैक, या पहले ब्लैक ले लूं बाद में रेड, ऐसे में अगर डिफरेंट अरेंजमेंट नहीं बनता तो कॉम्बिनेशन है। इसलिए कॉम्बिनेशन के अंदर होता है सिलेक्शन। आप सिलेक्ट करते हो कि पहले कौन सी बॉल सेलेक्ट करूं, और सिलेक्शन अगर आगे पीछे हो जाए तो इससे कोई नया कोई सिलेक्शन नहीं बनता, नया डिफरेंट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। अरे ब्लैक निकालो, रेड निकालो, रेड निकालो, ब्लैक निकालो, कुछ भी निकाल लो, पहले आनी तो 2 हाथ में रेड और ब्लैक ही है। आया समझ में? तो क्या फर्क पड़ने वाला है? एक ताश की गड्डी है, उस ताश की गड्डी में से मैंने पहले एक कार्ड निकाला तो 1 का आ गया, फिर मैंने दूसरा कार्ड निकाला तो 2 के लिए आ गया। अब मैंने ताश की गड्डी को दोबारा फीटा, पहला कॉम्बिनेशन क्या बना? पहले 1 का 1 और 2 का कॉम्बिनेशन बना। अब मैंने ताश की गड्डी निकाली, उसमें से पहला कार्ड निकाला तो 2 का पत्ता आया, और उसके बाद दूसरा कार्ड निकाला तो 1 का आ गया। अरे ऐसा करने से क्या मेरे हाथ में जो पहले वाले कार्ड आए थे उस वाले कार्ड में चेंज हो गया क्या? नहीं। अरे पहले भी 1 का और 2 आया था, अभी भी 2 और 1 आया है, तो इससे गिनतियां थोड़ा कर रहा हूं मैं, डिजिट थोड़ा बना रहा हूं, कितने डिजिट का नंबर। जब आप डिजिट बना रहे हो कि यार आपको 2 डिजिट की नंबर बनाना है, तो सर 1 और 2 और 2 और 1 में भी फर्क हो जाता। 1 और 2 होता 12 और 2 और 1 होता 21, दोनों अलग वैल्यू डिपेंड कर रहा है।
आगे पीछे करने से नया अरेंजमेंट निकल कर आता है, नया परमोटेशन निकल कर आता है, ऐसा कहते हैं। तो दोस्तों जहां पर ऑर्डर मैटर करता है वहां पर परमोटेशन होता है, और जहां पर ऑर्डर मैटर नहीं करता वहां कॉम्बिनेशन होता है। समझ में आया? ताश की गड्डी जब आप खेलोगे, आप ताश खेलते हो, कभी खेला हो तो आपने देखा होगा कि आपके पास किंग क्यून, और मान लो आपके पास किंग और क्यून आ गया, ठीक है, इस बार आपके पास किंग और क्यून आया, अगली बार आपके पास क्यून और किंग आया, तो आप ये कहोगे यार पहले वाले से तो अलग आया है मेरा, ऐसे तो नहीं कहोगे ना। आप कहोगे यार पहले किंग और क्यून आया था, अभी भी तो वही आया है, बस फर्क इतना सा है, पहले क्यून आ गया अब किंग आ गया, बात तो वही है, कार्ड तो वही है, किंग और क्यून ही। तो यहां कॉम्बिनेशन है दोस्तों, यहां कॉम्बिनेशन है, यहां पर ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा। नहीं समझे क्या? समझ रहे हो या नहीं समझे? अरे समझत रहे या ना समझे का? समझ? हाँ जी, ये दोस्तों तो होपफुल आपको ये समझ में आ गया होगा कि भाई क्या है कॉम्बिनेशन और क्या परमुटेशन है। ये क्या होगा? ये क्या हो गया भाई? परेशान कर दिया जी इसने। चलिए जी, तो यहां पर आपको समझ में आ गया कि इन केस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑर्डर मैटर नहीं करता कि पहले कौन सा सिलेक्ट हुआ है या बाद में कौन सा, उससे कोई डिफरेंट कॉम्बिनेशन नहीं बनकर आता। और जहां पर आपको ऐसा फील हो यार यहां पर तो अगर मैं इसको आगे पीछे कर दूं तो इससे एक नया अरेंजमेंट बन रहा है, तो वो परमुटेशन है जी। ठीक है सर, तो हम पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन, और जब जब आप देखना, जब जब मैं आपको कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन कराऊंगा तो तब तक आप देखिएगा कि आपको यहाँ पर फील होगा कि यार यहाँ तो ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, तभी ये कॉम्बिनेशन है। आइए अब आगे जाकर हम देख रहे हैं कि एक दो तीन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले तो बेसिक क्वेश्चन, अभी मैंने आपको सिर्फ डेफिनेशन बता दी, बेसिक क्वेश्चंस मैं आपके साथ सॉल्व कर रहा हूं। मान लो आपको दे रखा है 5C2, अब 5C2 को कैसे सॉल्व करेंगे? फॉर्मूला था ऊपर 5 फैक्टोरियल, ठीक है, ये R है तो R फैक्टोरियल अलग से है, फिर 5 माइनस R फैक्टोरियल है। मतलब फॉर्मूला क्या है, NCR का फॉर्मूला क्या है, एक बार n फैक्टोरियल है, फिर R फैक्टोरियल अलग से है, और फिर n माइनस R फैक्टोरियल है। ये सॉल्व करके देख लो, अब तो आप क्या आ गया 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल और ये 3 फैक्टोरियल, 5 4 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 5 2 जा 10, तो ये आ गया 10 20। देखो सॉल्व करना तो आपको आता है, बस फर्क इतना सा था कि अगर मैं यहां से R हटा दूं, R फैक्टोरियल नीचे से हटा दूं तो ये बन जाएगा परमुटेशन का फॉर्मूला, और R अगर से लगा दूं तो बन जाएगा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। तो इसलिए ऐसा करने से हम एक रिलेशन बना रहे हैं दोनों ही, उसमें रिलेशन बिटवीन NPR एंड NCR। मैं एक रिलेशन देख रहा हूं कि NPR और NCR में क्या रिलेशन है। अगर आप यहां ध्यान देंगे तो NPR वो बराबर कब होगा NCR के? देखो NPR का फॉर्मूला क्या है सर, NPR का फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस R फैक्टोरियल, ठीक है, ये NPR का फॉर्मूला है। और NCR का फॉर्मूला क्या है भाई, n फैक्टोरियल R फैक्टोरियल और n माइनस R फैक्टोरियल, ये NCR का फॉर्मूला है। अगर मैं एक बात का ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस वाले और इस वाले फॉर्मूले को सेम बनाना चाहूं, जैसे ये n फैक्टोरियल सेम है, n माइनस R n माइनस से m है, अगर यहां पर भी R फैक्टोरियल आ जाए तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला NCR का बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? सर बन जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर
कि इस जगह पर आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और आर फैक्टोरियल से डिवाइड कर देता हूं। ऐसा करने से क्या होगा, इस वाले पार्ट को तो इकट्ठा लिख दूंगा और इस आर को अलग लिख दूंगा। तो क्या करा मैंने कि आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और आर फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। ठीक है जी, तो मैं क्या कह रहा हूं, ये वाला आर फैक्टोरियल अलग से लिख दिया। ठीक है जी, ये एन फैक्टोरियल इधर अलग से लिख दिया और नीचे जो ये आर फैक्टोरियल इसके नीचे था, अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया था, तो यहां आ गया आर फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये आ गया। और इधर क्या आ गया जी, एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब ये बराबर हो गया। तो क्या मैं इसकी जगह पर एनसीआर लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता? यस सर, इसकी जगह पर आप एनसीआर लिख सकते हो और ये आपके पास आर फैक्टोरियल। तो ये एक रिलेशन निकल कर आया है कि एनपीआर जो होता है वो इसके बराबर हो गया, एनपीआर जो हो गया वो इसके बराबर हो गया, एक रिलेशन निकल कर आया। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, रिलेशन क्या निकला कि जो एनपीआर है ना सर, वो किसके बराबर है, आर फैक्टोरियल अपॉन में एनसीआर के बराबर है। ये एक रिलेशन यहां से निकाल के मैंने दिखाया आपको। अब आप देखिए यहां पर एक रिलेशन क्या बना कि जो एनपीआर है वो किसके बराबर होगा, आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय एनसीआर के बराबर होगा। मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं, बराबर आएगा एंड में। मतलब मैं कहूंगा कि एनपीआर बराबर है आर फैक्टोरियल मतलब एनसीआर, मतलब एनपीआर बराबर नहीं है एनसीआर के, ये बराबर नहीं है। अगर एनसीआर में आर फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई कर दूं तब बराबर आ जाएगा। प्रूफ कर लेते हैं। एनपीआर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये होता है। यहां आर फैक्टोरियल एज इट इज लिख दो और यहां पर एन फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल, यहां से यहां कट जाएगा। अब देखो बराबर है। तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन निकल कर आया कि जो एनपीआर है वो किसके बराबर है, आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय एनसीआर के बराबर है। अब जरा मैं परमुटेशन के वो एमसीक्यू में आ जाता हूं। याद है मैंने आपको परमुटेशन के कुछ एमसीक्यू छुड़वाए थे पिछली लेक्चर्स के अंदर। अब अगर आप बताएंगे तो ये देखो, एनपीआर डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल किसके बराबर होगा, आ जाइए जरा। सर कह रहा है एनपीआर डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल किसके बराबर होगा, सॉल्व कर लेते हैं। तो एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है जी, और डिवाइड में आर फैक्टोरियल। इसके नीचे क्या लगा दूं, 1 लगा देता हूं, यही तो है। देखो इसकी जगह पर तो मैंने लगा दिया ये फॉर्मूला पूरा यहां से यहां तक, और इसकी जगह पर ये लिख दिया, इसके नीचे कुछ नहीं आता, 1 लगा दिया। अब इन ऊपर वाले नीचे वाले को क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। क्या हो जाएगा, एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल, और ये आर फैक्टोरियल अपॉन में 1 रेसिप्रोकल होके क्या जाएगा, 1 अपॉन में आर फैक्टोरियल। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन गया, एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो मैं कह सकता हूं ये तो एनसीआर का फॉर्मूला है। तो हम कह सकते हैं जी देखो, एनपीआर फैक्टोरियल अपॉन में एनपीआर डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, एनसीआर के बराबर होता है। ऑब्वियस है ना, ये आर को वहां भेज दो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अरे यही तो कराया था मैंने, ये आर अगर उठा के नीचे भेज दूंगा तो एनपीआर डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इक्वल टू एनसीआर नहीं होगा क्या, हो गया देखो। तो इसका आंसर क्या होगा, अब एक ही एमसीक्यू बचा है भैया इसके अंदर, इसका एमसीक्यू क्या होगा, ये होगा। और एंड इसका जो सोल्यूशन होगा वो ये होगा। मैं आपको दिखा दूंगा, इसको ही प्रूव करके दिखा देंगे। ठीक है सर, चलिए जी यही बता देंगे। अभी थोड़ा सा कुछ प्रॉपर्टीज है, याद करने की जरूरत नहीं है, पर ये थोड़ी प्रॉपर्टीज ध्यान में रहती है। जैसे कि क्या, पहले नंबर की प्रॉपर्टी क्या आती है जी, तो NCN हमेशा क्या होगा, 1 होगा। मतलब NCN का मतलब अगर ऊपर 2 है और R भी 2 है, N भी 2 है और R भी 2 है, मतलब N बराबर R है, तो आपका आंसर 1 आएगा हमेशा। N बराबर R है तो आंसर क्या आएगा दोस्त, 1 आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल 2C2 सॉल्व करोगे क्या होगा, 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल और 2 माइनस 2 फैक्टोरियल, यहां से यहां कट गया और ये तो 0 हो गया, तो आ गया 1। ठीक है जी। आपके पास दूसरा क्या होगा, NC0 भी 1 होता है। ये है प्रॉपर्टी कि अगर NCN आया, ऊपर भी 2 नीचे भी 2 तो आया। जैसे 2C2 1 होगा, 3C3 1 होगा, 6C6 1 होगा,
ये सब होगा। और अगर NC 0 है तो इसका भी आंसर 1 होता है। एग्जाम्पल जैसे कि देख लो, n फैक्टोरियल, जैसे कि n में कोई भी नंबर लेता हूं, 2C0 ले लेते हैं, तो 2 फैक्टोरियल अपॉन में 0 फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल और 2 माइनस 0 फैक्टोरियल। ऊपर 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है और 2 में से 0 जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 ही फैक्टोरियल बचेगा, कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 1। मतलब 2C0, 3C0, 6C0, 7C0 सबका आंसर क्या होता है, 1 होता है। सबका आंसर क्या होगा दोस्त, 1 होगा। ठीक है भाई, 2 प्रॉपर्टी समझ में आ गई। अब तीसरी प्रॉपर्टी देखो, NCR बराबर होगा NCR माइनस एन, नहीं R माइनस N माइनस R के। NCR बराबर होगा किसके, N माइनस R के। ये आपस में बराबर होंगे। NCR किसके बराबर होगा, NC N माइनस R के बराबर होगा। मैं आपको प्रूव करता हूं। मान लीजिए N की वैल्यू आ गई 5 और R की वैल्यू आ गई सर 4। ठीक है जी, N की वैल्यू 5 ले ली, R की वैल्यू 4। अब इसको सॉल्व करो, N यहां डाल दोगे 5C, R यहां डाल दोगे 4, 5C4 और N की वैल्यू क्या है 5C और ये 5 माइनस 4, 5 माइनस 4, तो 5C4 और 5C1 हमेशा बराबर होगा। सॉल्व कर लेते हैं। 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 5 में से 4 जाएंगे 1 फैक्टोरियल आएगा। ठीक है ना सर, इधर 5 फैक्टोरियल और ये R फैक्टोरियल नीचे अलग से आता है, फिर 5 में से R माइनस होता है तो चुन जाएगा 4 फैक्टोरियल। अब देखो ये और ये वही में है नहीं है, तो मैं क्या सकता हूं, ये बराबर है कि जो n है CR और n में से R माइनस होगा, मतलब ऐसे लिखा हो ना 10C1 लिखा है ना, तो ये किसके बराबर होगा, 10C9 के होगा। मतलब 10 में से एक जगह 9 यहां पर कर लोगे तब भी बराबर होगा। अगर लिखा है ना 5C1 तो ये 5C4 के बराबर होगा, मतलब 5 में से एक जाएंगे 4 नीचे लगो तब भी बराबर। अगर मैं कह रहा हूं यहां पर 9C2 है तो 9 में से 2 जाएंगे तो 7, ये बराबर होगा, ऐसे कह रहा है वो। समझ में आया। जैसे कि 10C6 है तो यहां पर आएगा 10 में 6 जाएंगे कितना बचेगा 4, बराबर होगा। समझ में आया। ठीक है भाई। प्रॉपर्टी नंबर 4, NC1। अगर आप NC1 करते हैं ना तो आंसर आपके पास आता है NE, मतलब जो N होगा ना वही आपका आंसर भी हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल मैं कह रहा हूं 5C1 तो मेरा आंसर 5 आएगा। मैं कह रहा हूं 6C1 तो मेरा आंसर 6 आएगा। 7C1 मेरा आंसर 7 आएगा। चेक कर ले। देखो 5C1 को कैसे सोल्व करोगे, 5C1 इजिकल टू 5 फैक्टोरियल, ठीक है ना। 5 में से 4 एक जाएगा, कितना बचेगा 4 फैक्टोरियल बच जाएगा, और R अलग से आता है, याद है ना आपको, R अलग से आएगा। तो अब 5 नीचे 4 फैक्टोरियल तो 4 पे रोक दूंगा यहाँ पर, और नीचे 4 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल की कोई वैल्यू होती नहीं है तो आंसर आ गया 5। सिमिलरली 6C1 करोगे, 6 फैक्टोरियल फिर R फैक्टोरियल अलग से, और फिर 6 में से एक जाएंगे 5 फैक्टोरियल। ऊपर क्या करोगे 6 इंटू 5 पे रोक दोगे, क्योंकि नीचे 5 फैक्टोरियल है, कट जाएगा, आंसर अब भी 6 आ जाएगा। तो NC1 क्या हो जाएगा, NE होगा। NC1 क्या आ जाएगा दोस्त, NE होगा। सिंपल। चलिए एक प्रॉपर्टी और है, एक प्रॉपर्टी और है, वो क्या कह रही है, ये अच्छी प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं पास्कल लॉ। इस प्रॉपर्टी का नाम है पास्कल लॉ, और ये प्रॉपर्टी कहती है कि जो NCR है, अगर आप NCR में NCR माइनस 1 होगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो इसके बराबर आएगा NCN N+1 CR बोल दो।
क्या बोलोगे, n प्लस 1 CR। ये प्रॉपर्टी ऐसे कहती है। इस प्रॉपर्टी का यूज बस इतना सा है, ये एमसीक्यू में दे रखा है। क्या बोल रहा हूं मैं, अगर मैं कह रहा हूं कि NCR है, n और r माइनस 1 हो, इसका आंसर निकालो, इसका आंसर निकालो, इन दोनों को जोड़ोगे तो वो इसके आंसर के बराबर आएगा। प्रूव कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कुछ अमाउंट। n मेरा मान लो 5 है, n की वैल्यू मेरी 5 है और r की वैल्यू मान लो 1 है। ठीक है सर, n की वैल्यू 5 है, r की वैल्यू 1 है। कुछ भी ले लो आप, आंसर हमेशा बराबर आएगा। मैं आप अपनी तरफ से ले रहा हूं, एक आपकी उसमें ले लूंगा मैं। ठीक है, 2 बार सोल्व कर लेंगे। 5C1 हो जाएगा प्लस 5C, r क्या है मेरा, ओहो यार 1 नहीं लेते, 2 ले लेते, क्योंकि 1 माइनस 1 तो 0 ही हो जाएगा, मजा नहीं आएगा। 2 ले लेते, 1 से ज्यादा ले लो, क्योंकि अगर मैं 1 लूंगा तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा ना, फायदा क्या है उसका, वो तो और आसान हो जाएगा हमारा। तो थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, देखो 2 ले लिया मैंने, तो यहाँ आ जाएगा 5C2। ठीक है, और 5 ये रहा R2, 2 है ना, R2 में से 1 जाएंगे, क्या बचेगा, 1 बचेगा, इजिकल टू किसके बराबर होगा, 5 प्लस 1 C, R है मेरा 2, इसके बराबर होगा। 5C2 को सोल्व करते हैं, 5 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, और 5 में से 3 जाएंगे, क्या बचेगा सर, फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, तो n माइनस r 3 फैक्टोरियल। इधर 5 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, और 5 में से 1 जाएंगे, क्या बचेगा, 4 फैक्टोरियल। इधर 6 है ना, 6, 5 और 1 6, 6 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, और 6 में से 2 जाएंगे, क्या बचेगा सर, 4 फैक्टोरियल। सॉल्व कर लो, खोलो सर इसको, 3 तक खोलो, 5 4 और 3 फैक्टोरियल ऊपर खोल गया, नीचे 2 को खोलेंगे, 2 1 जा 2 आ जाएगा, और 3 फैक्टोरियल एज इट इज रहने दो, कट गया वाला यहाँ से यहाँ तक। इसको खोलो, 5 और 4 तक खोल दो सिर्फ इसको, और नीचे आ गया 4 फैक्टोरियल, कट गया। ये 6 को खोलो 4 तक, 6 5 4 फैक्टोरियल, नीचे 2 1 जा 2 2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, ये भी कट गया। 2 1 जा 2 2 3 जा हो गया। ठीक है सर, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 हो गया। ठीक है जी, 5 इंटू 2 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर है 5 इंटू 2 10 हो जाएगा यार, प्लस यहाँ है 5, और यहाँ है 3 इंटू 5 15, 15 बराबर 15। आंसर प्रूफ। ठीक है सर, तो मैं क्या कह रहा हूं कि NCR माइनस 1, इन दोनों का एडिशन n प्लस 1 CR के बराबर होगा, n प्लस 1 CR के बराबर होगा। जैसे कि अब आप इसका MCQ नंबर ये देखेंगे, तो अब आपको दिख रही है वो लॉ, पास कर लो। NCR माइनस 1, NCR माइनस 1 किसके बराबर होगा, n प्लस 1 CR के, हो गया ना, इक्वल टू n प्लस 1 CR के। हो गया सारे प्रमोटेशन के MCQ खत्म, कुछ बस तो नहीं गया। क्लियर है, एक प्रॉपर्टी और है, ये कहता है अगर NCR है और बराबर है NCS के, तो यहां पर आप क्या दे सकते हो, सीधा ही कह सकते हो हेंस R बराबर S कह सकते हो, एक तो ये कह सकते हो, और साथ में आप ये भी कह सकते हो N इजिकल टू R प्लस S, दो चीज आप कह सकते हो। अगर आपके पास कभी ऐसा आता है कि NCR और NCS है, तो आप कह सकते हो R को S के बराबर कर सकते हो। जैसे कि मैं दोनों का एक एक एग्जाम्पल लेता हूं, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, मान लो अभी लिखा हुआ है 5CX इजिकल टू लिखा है 5C3, तो यहां पर इन दोनों को आप बराबर कह सकते हो
कह सकते हो x इजिकल टू 3। आप डायरेक्टली ऐसे कह सकते हो, डायरेक्टली आप ऐसे कह सकते हैं। कहीं आपको दे रखा है सर NC4 इक्वल टू NC5, तो आप डायरेक्टली कह सकते हो n इजिकल टू 4 + 5, n इजिकल टू 9, n 9। आप ये भी कह सकते हो। तो अगर आपको नीचे की वैल्यू निकालनी है, ऊपर की वैल्यू गिवन है, दोनों बराबर है आपस में, और अगर नीचे की एक मिसिंग है और एक दे रखी है, तो आप इसके इक्वल को रख सकते हो अगर ऊपर बराबर है तो। एक ये हो गया। दूसरा, अगर ऊपर n नहीं दे रखा पर नीचे आपको दे रखी है दोनों वैल्यू, तो n की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इन दोनों r को जोड़ना होगा। मतलब मैं कुछ ऐसे कह रहा हूं कि अगर मेरा n 9 आ गया ना, तो 9C4 और 9C5 हमेशा बराबर होगा। 9C4 और 9C5 क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। देखो 4CX इजिकल टू 4C2। अब ये दोनों बराबर तभी तो होगा दोस्त यहां पर x की वैल्यू 2 होगी। ऑब्वियस है, ये तो लॉजिक क्लियर है यार। 4C2 और ये इसके बराबर तब होगा ना जब यहां पर 2 होगा। तो ऑब्वियस हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। जब x की वैल्यू 2 रखोगे तभी 4C2 बराबर होगा। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी ये कह रहा है कि मान लो अगर आपको दे रखा है NC4 और यहां दे रखा है NC3, ये दे रखा है, तो भाई अगर आपको n की वैल्यू चाहिए ना तो सॉल्व मत करो, डायरेक्ट लिखो n इजिकल टू 4 + 3। तो n की वैल्यू कितनी है, 7। आप चेक कर लो, 7C4 और 7C3 लिखकर चेक कर लेना, आपका आंसर मैच करेगा, बराबर आएगा दोनों का आंसर। ये आपकी लास्ट प्रॉपर्टी है, ये अपनी लास्ट प्रॉपर्टी है। ठीक है जी, तो अभी के लिए हमने आज क्लास को यही समाप्त करेंगे, ये वाली क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे, और अगली क्लास में कॉम्बिनेशन के सिर्फ इन वाले क्वेश्चन करोगे, जैसे एनसीआर को सॉल्व कैसे करते हैं, NC3 को कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे हमने परमुटेशन भी कराते हैं, एक क्लास पूरी लगा दी थी सिर्फ कैलकुलेशन करने के लिए। ऐसी नेक्स्ट क्लास जो हो रही हमारी उसमें कैलकुलेशन करेंगे कॉम्बिनेशन के। छोटी क्लास रखेंगे वाली इसलिए क्योंकि यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट था। ठीक है जी, चलिए।